नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसका सही से इस्तेमाल करें। यह बात इस बुक पर सटीक बैठती है। आज हम बात करेंगे कलेक्टर साहिबा बुक के बारे में, जो कि कैलाश मांजू बिश्नोई द्वारा लिखी गई है और यह एक काल्पनिक उपन्यास है। इस उपन्यास के मुख्य किरदार हैं एक आईएएस अधिकारी जिनका काल्पनिक नाम एंजल है। एंजल राजस्थान के रहने वाली हैं और यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में रहती हैं। किस तरह एक सामान्य परिवार की लड़की से आईएएस अधिकारी बनने तक का सफर किन किन चुनौतियों और कठिनाइयों को पार करके तय किया गया। यह उपन्यास भारत के हर उस नवयुवक की कहानी है जो दुनिया के, समाज के सभी के ताने सुनकर भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस परीक्षा को धैर्य और निरंतर प्रयास के करते हुए सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए कहानी का सफर शुरू करते हैं। गिरीश और एंजल दोनों ही इस कहानी के काल्पनिक किरदार हैं। गिरीश भी राजस्थान के रहने वाले हैं और मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। एक दिन अखबार में गिरीश द्वारा एक लेख लिखा गया, जिससे प्रभावित होकर एंजल द्वारा गिरीश को एक ईमेल आईडी पर मैसेज करती हैं कि वह एक यूपीएससी की अभ्यर्थी हैं और वह लगातार 2 वर्ष से प्री एग्जाम निकाल पाने में असमर्थ रही हैं। वह ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे वह प्री एग्जाम क्लियर कर सके। एंजल ने यहाँ ये क्वेश्चन गिरीश से इसलिए किया कि ईमेल करते हुए एंजल को पता चला कि गिरीश भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। गिरीश ने भी एंजल की मदद करने का वादा किया और गिरीश ने एंजल की कदम कदम पर मदद की और हर छोटी बड़ी बात एग्जाम से रिलेटेड एंजल को बताई। कुछ समय बाद दोनों के एग्जाम होने शुरू हुए और इसी बीच गिरीश और एंजल की मुलाकात स्ट्रेटेजी को लेकर हुई। गिरीश और एंजल की मुलाकात होती रही स्ट्रेटेजी को लेकर। गिरीश को इसी दौरान एंजल से आकर्षण महसूस हुआ और मन ही मन शादी करने का मन बना लिया। इस बार एंजल का और गिरीश का प्री एग्जाम क्लियर हुआ और उन दोनों की खुशी का ठिकाना न था। कुछ समय बाद मेंस एग्जाम की बारी आई और मेंस एग्जाम में दुर्भाग्यवश दोनों ही फेल हुए और इसी के चलते दोनों की हिम्मत टूट गई, क्योंकि एंजल और गिरीश पहले भी 2 बार फेल हो चुके थे। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और फिर से मेहनत करने में जुट गए। एंजल को हमेशा पछतावा होता था कि एंजल ने मेंस की कॉपी के ऊपर ओम विष्णु क्यों लिखा। शायद वो ना लिखती तो आज पास हो चुकी होती, क्योंकि यही लिखने की वजह से एंजल के कॉपी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, जिसकी वजह से एंजल के मार्क्स काटे गए। खैर, तीसरी बार फेल होने के बाद में उधर घर वालों की तरफ से एंजल पर शादी का दबाव पड़ने लगा। ये बड़ी ही विचित्र विडंबना है। अगर कोई लड़की प्रयास कर रही है और किसी कारण उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है या वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो समाज और रिश्तेदारों द्वारा उनके माता पिता के ऊपर ऐसा दबाव दिया जाता है कि बेटी की उम्र हो गई है, कब शादी करोगे, उम्र निकलती जा रही है, क्या पूरी उम्र पढ़ेगी। ऐसे ऐसे ताने, जिससे माता पिता भी दबाव महसूस करते हैं और वही दबाव फिर बच्चे महसूस करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया को लड़कियों के पढ़ने से क्या दिक्कत है। अगर वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी के लिए कुछ समय मांगती हैं, तो क्या उन्हें थोड़ा सा समय नहीं मिल सकता। लेकिन ये बहुत ही विडंबना और बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा हमारे समाज में हर जगह नहीं होता है। एंजल भी इन्हीं कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, लेकिन एंजल ने हार नहीं मानी और एंजल ने अपनी माता से आग्रह किया कि माताजी, मुझे 1 वर्ष का और एक बार और प्रयास करने का मौका दें। सौभाग्य से एंजल की माताजी ने एंजल का साथ दिया और 1 वर्ष का समय और दिया गया एंजल को। एंजल बहुत ही भाग्यशाली थी जो उसकी माताजी ने एंजल का साथ दिया। कहते हैं अगर व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो वह आचरण से दूर की जा सकती है, पर यदि अच्छे आचरण की कमी हो
तो इसे सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ यह कह सकते हैं कि सुंदर आचरण सुंदर देह से अच्छा होता है, और यह बात एंजल बहुत अच्छे से समझती थी, और इसी के चलते एंजल की माताजी ने एंजल का साथ दिया। लेकिन उस दौरान एंजल बहुत ही मानसिक परेशानियों से गुजरी, और वो समय एंजल के लिए बहुत ही दुखदाई और बहुत ही कष्टदायी था। लेकिन हम सभी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंजल और ग्रीस ने भी सीखा और दोबारा फिर से कोशिश करने की शुरुआत की। किसी भलमानस ने ठीक ही कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। और इस बार एंजल और ग्रीस यूपीएससी एग्जाम की कसौटी पर खरे उतरे। पहले प्री एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद मेंस एग्जाम में दोनों ने अच्छा स्कोर किया। इसके बाद तीसरे चरण की बारी आती है जिसमें इंटरव्यू होना था, और यह समय निर्धारित किया गया मार्च 2020 का। और हम सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि मार्च 2020 का समय हमारे लिए कैसा था। उस समय पूरे विश्व में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ था, और भारत में पहला लॉकडाउन मार्च में ही लगा था। और वो ऐसी कष्टदायी यादें हैं जो भुलाई नहीं भूली जाती। हम सब भूलना चाहते हैं, लेकिन वो यादें धुंधली नहीं पड़ती। इन्हीं सब के चलते एंजल का और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट का जो इंटरव्यू मार्च में होना था वह आगे 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। सौभाग्य से एंजल और ग्रीस और बाकी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को 4 महीने और एक्स्ट्रा का समय मिला ताकि वे अच्छे से तैयारी कर सकें, और एंजल और ग्रीस ने इसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन जब रिजल्ट आया वह बहुत ही चौंकाने वाला था। ग्रीस को इसमें सफलता प्राप्त न हो सकी, लेकिन वहीं एंजल का बहुत अच्छे मार्क्स से एंजल ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, और एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं किया बल्कि टॉप 50 बच्चों में एंजल का नाम था, और एंजल को बहुत अच्छी रैंक प्राप्त हुई थी। और अब एक बार फिर ग्रीस फिर से यूपीएससी की तैयारी करने में जुट जाता है, और वहीं एंजल के लिए एक नया सफ़र शुरू होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मसूरी के लबासना में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहां उनकी कुछ समय लबासना में ट्रेनिंग होती है, जिससे वे समाज में किस प्रकार अपना दायित्व निभा सकें, इन सभी बातों की ट्रेनिंग दी जाती है। और एक आईएएस अधिकारी किस तरीके से समाज में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें। एंजल और ग्रीस की राहें अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से फोन के जरिए संपर्क में रहे। एंजल की ट्रेनिंग लबासना में थी, जो मसूरी में है। मसूरी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहां ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टावर भी स्थित हैं। इस शहर का नाम मंसूर नामक स्थानीय पौधे की वजह से मसूरी पड़ा, और आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय बीतने के साथ में धीरे धीरे समय बीतता है। एंजल अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त थी और ग्रीस अपनी यूपीएससी की तैयारी में व्यस्त। लेकिन कुछ समय बाद फिर से एंजल के ऊपर शादी का दबाव पड़ने लगा, और घर वालों की तरफ से यह संदेश आने लगा कि अब तुम आईएएस अधिकारी बन चुकी हो, अब शादी कब करोगी, अब तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन मन ही मन एंजल भी ग्रीस से विवाह करने के लिए मन बना चुकी थी, और उधर ग्रीस अपना मन बना चुके थे एंजल से शादी करने के लिए। ग्रीस और एंजल दोनों ने ही अपने अपने घरों में अपनी शादी की बात की। वहीं दोनों के ही घर वालों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ग्रीस के घर वालों की तरफ से इसलिए पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि ग्रीस अभी आईएएस अधिकारी नहीं बने थे, वो अभी सिर्फ तैयारी कर रहे थे, उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था। ऐसे में उनके घर वालों का कहना भी लाजमी था। उनकी माताजी ने उनसे कहा कि एंजल एक आईएएस अधिकारी बन चुकी है, क्या वो तुमसे विवाह अब करेगी। ग्रीस का अटूट विश्वास था एंजल पर। उन्होंने कहा कि माताजी, एंजल ने मुझसे वादा किया है और मैं एंजल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, एंजल कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी, एंजल मेरा इंतज़ार करेंगी। वही बात एंजल ने अपने घर में बताई कि मैं ग्रीस से ही शादी करूँगी,
गिरीश के अलावा किसी से नहीं करूँगी। और कुछ समय बाद गिरीश और एंजल मिलते हैं और गिरीश ने एंजल को फाइनली शादी के लिए प्रपोज किया। दोस्तों, यह पार्ट यहीं तक है इस पुस्तक का, और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके सामने जल्द ही सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।